गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश की लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। तो हमने तीन टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब हमको अगला कौन सा पढ़ना था? लोक चित्रकला। अगर फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने पढ़े क्या थे और कैसे कैसे हमको याद रहना है। तो ट्रिक होती है, मैंने आपको बताया था गाना नाचिस, गान नाचिस। ग से लोकगीत या लोकगान, न से लोक नृत्य, ना से लोक नाट्य, लोक चित्रकला और लोक शिल्पकला। ये पांचों जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं पता है किसी को? ये जो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वही होती है जो दीर्घकालीन परंपराएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, वो होती है संस्कृति। और सभ्यता जो होती है, सभ्यता जैसे, हाँ, सभ्यता भौतिक पक्ष होता है और कहीं ना कहीं बुद्धि से संबंधित होता है। मनुष्य जैसे जैसे अपनी बुद्धि का विकास करते गया, अपनी सभ्यता से परिचित होते गया और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते चले गया। ये थी सभ्यता। फिर मैंने आपको पढ़ाया था लोकगीत। लोकगीत में चार क्षेत्र में वर्गीकृत किया था मैंने। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। चूंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कुछ जिले ऐसे भी हैं जो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में भी आते हैं। मैंने आपको उत्तर प्रदेश ही बताया था। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है नौटंकी प्रचलित है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त मैंने अगर देशों के क्षेत्र में बात किया था तो मैंने बताया था आपको बांग्लादेश और नेपाल। बताया था नहीं बताया था? बताया था कि वहां पर भी बोले जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड का भाग क्यों है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के साइड में आता है उत्तर प्रदेश ऊपर में थोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ जिले जो है सीमावर्ती जिले होते हैं। मतलब कुछ जिले जो होते हैं वो बॉर्डर पर होते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ जिले होते हैं तो सब निश्चित रूप से बात है कि यहाँ का जो संबंध होगा कुछ ना कुछ तो वहां से होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर जैसे हम हमारे जो गांव है, हम जहाँ से आते हैं उसके साइड में मराठी बोली जाती है मुख्य रूप से। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है हम पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है उसमें भी थोड़ी सी मराठी जो है वो सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रभाव उन पर भी पड़ेगा तो वो मराठी के साथ साथ थोड़े हिंदी भी बोलने लगेंगे। ठीक उसी तरह बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र का भी प्रभाव इसी तरीके से पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश है वहां पर और जो बिहार है वहां पर भी पड़ता है। इतना समझ में आ गया था? अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। लोक चित्रकला। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकला में कला की, कि कला क्या होती है। क्योंकि हमको जब तक कला नहीं पता होगी तो हमें कुछ पता नहीं होगा। तो पहले हम जानते हैं कला क्या होती है। कोई बता सकता है कि कला क्या है? आपने इंग्लिश इंग्लिश बता दी, आर्ट होती है कला। चलिए, कौशल। कौशल क्या होता है? बोलिए बोलिए। आर्ट मतलब ही तो कला होती है। देखिए, कभी भी आप जब भी परिभाषा बनाए ना तो उसमें कला नहीं आना चाहिए। आप बोल रहे सही बोल रहे, किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिसके कारण व्यक्ति उस चीज को बहुत बेहतरीन रूप से या उसका प्रदर्शन बहुत अच्छे से कर सके या सुव्यवस्थित रूप से कर सके, कला कहलाती है। इसमें कहीं कला नहीं आया तो हम बोल सकते हैं। तो ये होती है कला। आपने देखे होंगे कि बहुत तरह तरह की कलाएं होती हैं, चित्रकला, लोक कला और बहुत सारी कला। कुछ लोगों ने, आपने देखे होंगे अखाड़ा की मैंने बात किया था कि कलाओं, शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन, मतलब अपने हाथ पैर को हिलाना, वो भी एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति की कला होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे चित्रकारों का नाम सुने होंगे, और बहुत कुछ देखा होगा आपको। कभी कभी हमको जो है कि कलाएं, उनका जो कौशल है वो पसंद आ जाता है, तो वो होती है कला। तो वो कला समझ में आई। लोक चित्रकला, लोक क्या है? मतलब किसी विशेष क्षेत्र में प्रचलित जो कलाएं होती हैं वो लोक कलाएं होती है। जैसे प्रत्येक क्षेत्र की सबकी अलग अलग रुचि होती है, कि आपको कुछ अलग सब्जी पसंद होगी, आपको कुछ अलग होगी, मतलब सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो वैसे किसी क्षेत्र विशेष में जो रुचि होती है या किसी विशेष क्षेत्र की उपलब्धि जो होती है वो लोगों के अंतर्गत आती है। चित्रकला मतलब चित्र से संबंधित ये जो कलाएं है इसको चित्रकला कहते हैं। मैंने आपको चार क्षेत्र बताया था। ये समझ में आ गया कि लोक चित्रकला क्या होती है, या फिर से रिपीट करें? आ गया? चलिए, मैंने आपको चार क्षेत्र बतलाया था। मालवा, निमाड़,
बुंदेलखंड, और एक पढ़ाया था बघेलखंड। इसके पहले मैंने जो पढ़ा वो आपने किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़े या नहीं पढ़े? चलिए, कुछ ने पढ़े कुछ ने नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ना कभी कभी पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे मालवा की। पहले मैं आपको सामान्य रूप से लिखा देता हूँ, फिर एक एक करके वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है? संजा, सबनाही, मांडना। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी संजा, शबनाही, मांडना, दिवाशा और चित्रावन। दिवाशा और चित्रावन दिख रहा है पूरा नीचे तक? संजा, सबनाही, मांडना, दिवासा और चित्रावन, ये है मालवा क्षेत्र के अधीनस्थ आ जाएंगे। संजा, शबनाही, मांडना, दिवाशा और चित्रावन। एक आया जिले से भी पूछता है, मैंने आपको बताया था कि मालवा जिले से बहुत कम पूछता है, और जिले भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पता है कि मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र में मैंने आपको 6 से 7 जिले लिखवाया था। कॉपी खोलिए, तो वहीं से अगर वो पूछ लेगा कि इनमें से जो संख्या है इसका संबंध है, आपको जिले दे देगा बालाघाट, जबलपुर, कटंगी और एक कोई और दे देगा। तो सॉरी सी बात है, जिस मालवा क्षेत्र के अंतर्गत 6-7 जिले आएंगे, तो कभी कभी ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन कभी नहीं करेगा। जैसे एक कई क्षेत्र है, मैंने आपको लिखाया कि दो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों से संबंध है एक जिले का, तो वो वैसे डाउटफुल क्वेश्चन नहीं करेगा, और करेगा तो स्पष्ट करेगा आपके साथ। ऑप्शन नंबर 1, 2 कथन वाले क्वेश्चन जो है उसके आधार पर करेगा। संजा, सपनाही, मांडना, दिवासा और चित्रावन लिख लीजिए। सबनाही, मांडना, दिवासा और चित्रावन। इसके बाद आता है निमाड़। चित्रावन। इसमें लिखिए पगल्या, कैचाली भरना, थांपा। थांपा के बाद आएंगे मांडना, मूर्धन, मांडना, मूर्धन, मांडना, मूर्धन, संजाफुली, निमाड़ के अंतर्गत आएंगी पगलियां, कैचाली भरना, थांपा, मांडना, मूर्धन, संजाफुली। संजाफुली के बाद आएंगे नांग क्षेत्र, लिख लीजिए। निमाड़ के अंतर्गत आएंगी पगलियां, कैचाली भरना, थांपा, मांडना, मूर्धन और नांग क्षेत्र। मांडना, हाँ मांडना दोनों में है, मांडना, मूर्धन। एक और आएंगी जिरोती। निमाड़ के अंतर्गत मैं आपको रिपीट कर दूं, निमाड़ के अंतर्गत आएंगे पगलियां, कैशानी भरना, थांपा, मांडना, मूर्धन, नांग क्षेत्र और जिरोती। ये जो है मुख्य रूप से निमाड़ की जो है लोक क्षेत्र कला है। फिर निमाड़ के बाद कौन सा क्षेत्र आएगा? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके बाद आएगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में इतना हो गया। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में आएगा सुरैती, मूर्ते, कोहबर, नौरता। सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता। इसमें लिखेंगे सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता, अंगरोहन, चौक और मामूलिया। अंगरोहन, चौक। चौक पता है किसी को क्या होता है?
चौक, बिल्कुल वही है चौक। आ, हाँ, सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता, अंगरोहन और चौक। गोधन, गोवर्धन, और एक अंतर आएगा मामूलिया। बुंदेलखंड के अंतर्गत आएगा सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता, अंगरोहन, चौक, गोधन, गोवर्धन और मामूलिया। हाँ, मामूलिया। मूर्ति कुछ समझ में आ रहा है? मूर्ति क्या हो सकता है, कुछ अनुमान? मोर से संबंधित है मूर्ति। कोहबर हो गया लिख के। बुंदेलखंड, अंतिम में कौन सा आएगा? बघेलखंड। बघेलखंड के अंतर्गत आ जाएंगे कोहबर, नेउरन, अंगरोहन। कोहबर, अंगरोहन पता है? नेउरन, अंगरोहन। अंगरोहन के बाद आएंगे कोंडर, मोर मुरैता और छाटी चित्र। तिलंगा, मुरैला, मोर, मुरैला, छाटी चित्र, छाटी चित्र, कोंडर, को इसके अंतर्गत आ जाएगा कोहबर, नेउरन, अंगरोहन, तिलंगा, मोर मुरैला, छाटी चित्र और कोंडर। ये आएगा बघेलखंड के अंतर्गत। छाटी क्षेत्र लिख सकते हैं, छठी क्षेत्र लिख सकते हैं। हाँ, तिलंगा जी। लोक चित्रकला में सबसे हो गया। हो गया सभी का। अगर हम बात करें भित्ति चित्र क्या होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण आ जाता है कि भित्ति चित्र क्या होते हैं। किसी को पता है भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों पर जो बनाए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, वो चित्र जो कहलाते हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। अभी हमने पढ़े मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। एक लाइन में जाने कि इसकी जो लोक चित्रकला है वो हमने जाने। अब एक एक करके हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो हम रिवर्स से चालू करेंगे, अर्थात बघेलखंड से ही चालू करेंगे। कोहबर क्या होता है? विवाह के अवसर पर जो बुआ है, हमारी विवाह के अवसर पर जो वर वधु की बुआ, बुआ या मामी के द्वारा जो है भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि जब शादी होती है, शादी में बुआ जी की बहुत प्राथमिकता रहती है। आपने देखे होंगे कि जीजा जी अगर नाराज हो गए तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है शादी में? किसका होता है? अरे पता है, फूफा जी और बुआ दोनों का होता है। अगर फूफा जी नाराज हो गए तो फिर उनको मनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें जो होते हैं, इसमें बुआ और साथ ही साथ मामी जो है वो भित्ति चित्र बनाते हैं कोहबर में, दीवारों पर। लिख लीजिएगा, लिखना चाह रहे तो। हाँ, विवाह के अवसर पर बुआ या फिर मामी। और ये जो भित्ति चित्र होते हैं रंगीन होते हैं। रंगीन पता है ना क्या होता है? रंगीन और रंगहीन। इंग्लिश अर्थ बताया थोड़ा। बिल्कुल। रंगीन मतलब जहां पर तरह तरह के रंग होते हैं उसे रंगीन, और जहां पर रंग की अनुपस्थिति होती है उसे कहेंगे रंगहीन।
लिख लीजिए। कोहबर ये है कि जहाँ पर वर या वधु की बुआ के द्वारा या फिर मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र वे चित्र होते हैं जो दीवारों पर बनाए जाते हैं या फिर उकेरे जाते हैं। उकेरने का मतलब ये होता है कि दीवारों को थोड़ा थोड़ा छीलना, उसको बोलते हैं उकेरना। तो ये समझ गए। इसके बाद आता है तिलंगा। कोयले तिलंगा, तिलंगा तिलंगा लिखा हुआ है। इसमें जो रहता है कोयले और तिल का तेल। कोयला पता है ना सभी को, क्या होता है कोयला? बिल्कुल वही है कोयला। कोयला और तिल का तेल से मिलाकर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो है तिलंगा। तिल का तेल, जब दोनों का मिश्रण होता है और जो बनता है उससे जो चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर वो कहलाते हैं भित्ति चित्र। उसके बाद आता है नेवरन। जो नेवरन है ये भाद्रपद माह में सुहागिन महिलाओं के द्वारा जो बनाया गया भित्ति चित्र होता है। अब हम बात करेंगे कि भाद्रपद माह में सुहागिन, सुहागिन वही होते हैं जिसके पति जीवित हो, वो कहलाती है महिलाएं सुहागिन महिलाएं। तो भाद्रपद माह में सुहागिन महिलाओं के द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो है नेवरन, जो भित्ति चित्र होते हैं। इसके बाद आता है छठी चित्र। छठी चित्र संबंधित है, कुछ जान सकता है, कुछ अनुमान? नहीं नहीं, वो छठी नहीं। हाँ देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ कुछ। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की बहुत सारी अवस्था होती है, हमारी एक मानव की बहुत सारी अवस्था होती है। बच्चे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये एक व्यक्ति की अवस्थाएं होती है। मतलब इसमें पूरी अवस्थाएं होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने 5 तरीके की अवस्थाएं बताई, कुछ ने 7 बताई है, और मैंने जो है वो लगभग सभी को मिलाकर पूरी अवस्थाएं आपको बतला दी है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हम देखते हैं इस तरह 2 तरीके की मान्यताएं होती हैं। एक जो हम काटी चित्र पर छठी चित्र पढ़ रहे हैं, एक छठी चित्र के बारे में बताऊंगा। और होता क्या है, कुछ लोग क्या मानते हैं, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन जो है छठी की जाती है, तो वही होती है छठी चित्र छठी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस दिन जो है वो छठी मैया आती है और बच्चे की जो हाथ में जो लिखते हैं उसका जीवन वो उस दिन लिखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बच्चे की माँ है उसको बहुत नींद आती है उस प्रारंभिक दिनों में। आप देखना कि बहुत ज्यादा नींद आती है उनको, आती नहीं आती, तो ऐसा कहा जाता है। तो छठी चित्र अगर मैं आपको बात करूं तो छठी चित्र में होता ही है बच्चे के जन्म के छठवें दिन छठी माता का जो है वो चित्र बनाया जाता है। वो भी किससे बनाया जाता है? गेरू से बनाया जाता है। गेरू पता है किसी को क्या होता है, बताएं। हाँ जी, रंग होता है गेरू, गेहुआ रंग है, गेरुआ रंग। कोई बता सकता है और क्या होता है? जी गेरू। हाँ, लाल या बैगनी रंग होता है हल्का, और ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। लौह ऑक्साइड से जो ढकी होती है वो होता है गेरू रंग। तो याद रखना कि गेरू एक प्रकार का रंग होता है। तो इतना समझ गए बघेलखंड? रिपीट कर दो एक बार। सबसे पहले नेवरन क्या होता है? नेवरन वो होता है जो भाद्रपद माह में सुहागिन महिलाएं के द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो आता है नेवरन। सुहागिन महिलाएं वो महिलाएं होती है जिनका पति जीवित हो। बोला कीजिए, जिनके पति, जिनके पति, सुहागिन महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिनके पति जीवित हो, ऐसा बोला कीजिए। उसके बाद तिलंगा। तिलंगा मैंने आपको बताया कोयला और तिल का तेल मिलाकर जो मिश्रण बनता है उनसे जो है भित्ति मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे तिलंगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कोहबर। कोहबर मैंने आपको बताया विवाह के अवसर पर जो बुआ होती है या फिर मामा मामी होती है, वर और वधु की बुआ, आप लोगों की बुआ नहीं, वर और वधु की बुआ। ठीक है, वर और वधु की जो बुआ होती है या फिर मामी होती है उनके द्वारा जो है भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कोहबर। कोहबर के अतिरिक्त तो मोर मुरैया, मोर मुरैला में है कि इसमें जो है मोर का चित्र बनाया जाता है। मोर मुरैला में मोर का चित्र बनाया जाता है दीवारों पर।
ये है मोर मुलैया। छठी चित्र मैंने आपको बताया, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के छठवें दिन ही जो होती है वो छठी मैया की चित्र बनाई जाती है दीवारों पर, जिसको भित्ति चित्र कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। इतना समझ गए? अगर हम बात करेंगे, ये हुआ बघेलखंड की बात। अगर हम अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। अंगरहोल आपको आगे आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे नवरत्न, नवरत्न मैंने पढ़ाया। हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में होगी नवरत्न। नवरत्न क्या होती है, कोई बता सकता है? कुछ अनुमान लगाइए, नवरत्न क्या होती है? नवरात्रि, नवरत्न मतलब जो नवरात्रि का महीना होता है, उसमें जो कुंवारी महिलाओं के कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है वो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं नवरत्न में। जी। नवरात्रि में गेरू मिट्टी व हल्दी से, गेरू मिट्टी व हल्दी से, गेरू मिट्टी व हल्दी से कुंवारी कन्याओं के द्वारा भित्ति चित्र बनाए। नवरत्न में होगा गेरू मिट्टी व हल्दी से कुंवारी कन्याओं के द्वारा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि जो लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनके द्वारा दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ये जो होती है नवरत्न के अंतर्गत आती है। नवरत्न के बाद मैंने आपको क्या क्या लिखाया? नवरत्न के बाद मैंने लिखा है सुरौता। सुरौता भी लिखा है, दीवारों के अवसर पर गेरू से बनी जालीनुमा आकृति, सुरौता। ये कब होती है? दिवाली के अवसर पर होती है। दिवाली आपको पता है ना? दीपावली के अवसर पर जालीनुमा आकृति क्या होती है, कोई बता सकता है? जाल आपने देखी है सभी? जाल, जाल देखिए सभी ने? जाल, जी, जाल। वो उस तरीके की आकृति बनाई जाती है सुराता के अंतर्गत। हाँ, जाल। या फिर अगर आपको सामान्य रूप से समझा जाए तो मकड़ा देखिए, मकड़ी देखिए आपने? मकड़ी, मकड़ी जो जाला बनाती है, ठीक उसी तरह से आकृति जो है वो बनाई जाती है। किसके अंतर्गत? सुराता के अंतर्गत। वो भी कब बनाई जाती है, कौन से अवसर पर? उसके बाद आता है मूर्ति। मूर्ति क्या हो सकता है? विवाह के अवसर पर दुल्हा दुल्हन या फिर कहे वर वधु के द्वारा हल्दी से दीवारों पर छाप। आपने देखे होंगे जब भी हम घर का गृह प्रवेश करते हैं या फिर घर का हमारा प्रथम दिन होता है, आपने देखे होंगे जो कथा में जो बैठते हैं, जो यजमान लोग बैठते हैं, उनके द्वारा जो घरों के सामने जो है दोनों हाथ लगाए जाते हैं, ऐसा होता है। वही है मूर्ति। तो ये विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के द्वारा, मतलब विवाह के समय दूल्हा दुल्हन हल्दी से दीवारों पर, आपने देखे होंगे हल्दी के द्वारा दीवारों पर लगाए जाते हैं। आपने बहुत लोगों के घर में भी होंगे ऐसे। ठीक इसी तरह है मूर्ति। मूर्ति की बात आते हैं मोर मुरैला। मैंने आपको बताया मोर मुरैला, इसके पहले ही बताया कि मोर मुरैला वह होता है जिसके द्वारा मोरों के चित्र बनाए जाते हैं। सामान्य चित्र नहीं बनाए जाते। हम जितनी की बात करें पूरे भित्ति चित्र होंगे, और भित्ति चित्र वो चित्र होते हैं जो दीवारों पर बनाए जाते हैं। हाँ, हाँ। कौन सा वाला? ये मैंने आपको बताया ना, कुछ जगह कॉमन हो सकता है। तो ये हो सकता है कि मैंने वहां लिखा नहीं होगा, लेकिन ये कॉमन है बोर बरेला। हाँ, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र। उसके बाद आता है जो हमारा फेमस चौक। चौक पता है किसी को क्या होता है? बताए, बारी बारी से बताए, मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या होता है। चलिए आप बताएं, आपको बताएं, आपको। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ आपको चौक क्या होता है। सभी ने उत्तर अच्छा दिया, सभी ने अपने अपने अनुसार दिया। चौक ये होता है जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि चौक बनाने से वो कार्य होता है वो शुभ माना जाता है।
हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार या फिर हिंदू संस्कृति के अनुसार जो चौक होते हैं, वो उससे किसी भी शुभ कार्य को शुभ होने के लिए माना जाता है। इसलिए हम किसी भी शुभ कार्य के पहले चौक पूजते हैं या चौक बनाते हैं, उसके ऊपर ही कोई कार्य करते हैं, उसके पश्चात ही कोई कार्य करते हैं। तो चौक समझ में आ गया। जब भी बुंदेलखंड की बात करेंगे तो चौक कभी भी आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि चौक क्या होता है, चौक किस क्षेत्र से आते हैं, और धार्मिक आप लाभ भी लिख सकते हैं या धार्मिक मान्यता लिख सकते हैं कि हाँ, हिंदू संस्कृति की ऐसी मान्यता है या फिर ऐसी धारणा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? निमाड़। निमाड़ की बात करें तो वहां मैंने आपको दिखाया था जिरौता। जो ये कब होता है? ये सावन के महीने में हरियाली अमावस्या के दिन होता है जिरौता। जिरौता कब होता है ये? सावन के महीने में हरियाली अमावस्या के दिन होता है। सावन का महीना, अगर मैं बात करूं हिंदू संस्कृति की, तो सावन का महीना सबसे पवित्र महीना कहा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन, उस सावन के महीने में जिसने भी भगवान शिव की आराधना कर लिया, उसके जो सारे पाप है वो समाप्त हो जाएंगे या फिर कट जाएंगे, ऐसा धार्मिक मान्यता कहती है जो जिरौता के बारे में। और ये जो है अमावस्या के दिन जो है भित्ति चित्र बनाए जाते हैं जिरौता में। सावन के महीने के बाद जो हरियाली अमावस्या आती है, उस दिन जो है वो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र वे चित्र होते हैं, लिख रहे नहीं लिख रहे, क्या मैं लिखूं? सावन के महीने में हरियाली अमावस्या के दिन भित्ति चित्र बनाई जाती है, वो होती है जिरौता। उसके बाद आता है थापा। थापा पता है किसी को क्या? हाँ, गेरू रंग की सहायता से दीवारों पर हाथों का थापा। मतलब मैंने अभी वर वधु की बात किया था, और चूंकि मैंने आपको उदाहरण घर वालों का दिया था कि घर में जब घर का प्रथम दिन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो जो कथा होती है उसमें जो हवन में जो यजमान बैठते हैं या फिर जो प्रमुख होते हैं घर के, उनके द्वारा घर की दीवारों पर जो है हाथ की थापा लगाया जाता है, मतलब पंजे जो है वो लगाए जाते हैं गेरू रंग की सहायता से। वही है थापा। इसके बाद आता है पगल्या। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पगल्या कोई बता सकता है? पग से क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? पग, पग का मतलब होता है पैर। आपने देखे होंगे कि अभी बहुत ही अच्छा प्रचलन चल रहा है और चलना भी चाहिए कि कुछ लोग जब अपनी नई गाड़ी लेते हैं तो अपने जो छोटे बच्चे, लड़के या लड़की जो होती हैं, बच्चे या बच्ची, उसके जो पैरों के निशान जो है वो जो दिकार है उसके सामने लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी तरह पगल्या में होता है, जो बच्चे होते हैं उसके जो पैरों के निशान है वो वहां पर लगाए जाते हैं पगल्या में। बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे के पदचिन्हों का जो है वो प्रयोग किया जाता है पगल्या में। इसके बाद आता है इरट। जो मैंने नहीं लिखा होगा यहाँ लिखा रहा हूँ, वहां ऐड कर दीजिएगा, है ना। इरट, इरट क्या होता है? प्रत्येक लोगों की अपनी कुलदेवी होती है, होती नहीं होती? हर किसी की अपनी कुलदेवी होती है जिसकी हम लोग आराधना करते हैं। किसी भी शुभ कार्य के पहले उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। ठीक उसी प्रकार विवाह में जो होता है, अपनी जो हमारी जो कुलदेवी है इसका जो है भित्ति चित्र बनाया जाता है इरट में। विवाह के अवसर पर कुलदेवी का भित्ति चित्र जो है वो इरट के अंतर्गत बनाया जाता है। इरट, इरट कुछ नहीं होता। जो आपकी कुलदेवी होती है, कुलदेवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है कब? विवाह के अवसर पर। इसको जो है वह इरट कहा जाता है। उसके बाद आता है कैचाली भरना या कंचाली भरना। मैंने आपको दिखाया था कैचाली भरना। ये क्या होता है? विवाह के अवसर पर एक विशेष प्रकार का भित्ति चित्र बनाया जाता है, उसको कहते हैं हम कैचाली भरना। या फिर इसको कैचाली की जगह कांचली भरना, कई जगह ऐसा भी मिल जाएगा, कांचली भरना, है ना। तो याद रखिएगा, विवाह के अवसर पर एक विशेष प्रकार का भित्ति चित्र। हाँ, किसी भी प्रकार का नहीं, विशेष प्रकार का।
इसके बाद आता है नांग चित्र। कोई परिकल्पना कर सकता है कि नांग चित्र कैसा होता होगा या फिर क्या होता होगा? सांप का चित्र। जी बिल्कुल। ये जो नाग चित्र है, ये नाग पंचमी के अवसर पर नाग का चित्र बनाया जाता है। अगर नाग पंचमी की मैं बात करूं तो दो तरीके से मान्यताएं होती हैं। एक धार्मिक मान्यता और एक होती है ऐतिहासिक मान्यता। आप जानना चाहते हैं तो मैं बतलाऊंगा, और नहीं जानना चाहते तो आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक की मान्यता, तो आपने देखा होगा कि नाग पंचमी जो होती है वो बरसात में आती है। आती नहीं आती? आती है। जो गर्मी का मौसम होता है उस दिन, उस समय जो खेत में जो होते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ मैं, उस समय जो खेत में जो सांप है या फिर चूहे हैं वो बिल बना लेते हैं। और बिल बना लेते हैं तो उसके बाद जो बरसात आती है, जो किसान है वो पहले अपनी खेतों की जुताई करता है, जिससे वो जो बिल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बूझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षमा याचना करने के लिए नाग देवता की पूजा करती है, ऐसा ऐतिहासिक दृष्टिकोण करता है, मैं नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। और धार्मिक मान्यता तो आप सभी परिचित है कि धार्मिक मान्यता क्या है। इसके अतिरिक्त जो नाग है वो दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। जब भी एक बार डस लेता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि 12 या 14 घंटे के अंतर्गत जो है व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ये जब इसका जो जहर होता है बहुत तेज होता है, और ये जो जहर होता है ये जो मानव शरीर में रक्त को जमा देता है। अ, पानी से बर्फ किस प्रकार जम जाता है उसी तरह शरीर में रक्त जम जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो रक्त है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और हार्ट अटैक से हमारी मृत्यु हो जाती है। जब भी नाक कटे इसके लिए एक दवा आती है, पता है किसी को क्या बोलता है उसको? एंटी स्नेक वैनम, जो कि आपको चिकित्सालय में मिल जाएंगी। कभी भी जैसे कोई जहरीले सांप काटे तो हमें सीधे चिकित्सालय की सहायता लेना चाहिए। तो ये समझ गए कि नाग चित्र क्या होता है? नाग पंचमी के अवसर पर बनाया गया भित्ति चित्र होता है नाग चित्र। अब कौन सा बच गया? मालवा। मालवा में मैंने क्या क्या बताया आपको? मांडना। मांडना किसके द्वारा बनाया जाता है? मीना जनजाति। एक प्रकार की मीना जनजातियां होती हैं, इनके द्वारा ये जो बनाया जाता है मांडना, मीना जनजाति। आपको मैंने बहुत सारी जनजाति के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति बोलिए। पक्का? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी बड़ी जनजाति गौंड, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौंड, और दूसरी बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति। जी हाँ, दूसरी, दूसरी है भील। हाँ ठीक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो उल्टा है। जो भारत के संदर्भ में वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उल्टा है, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो भारत के संदर्भ में उल्टा है। ओके। जो मांडना है ये मीना जनजाति के द्वारा किया जाता है। दीपावली के समय भूमि पर रंगों से गेरू मिट्टी की सहायता से आंगन में किया जाता है। आपने देखे होंगे दीपावली के अवसर पर गेरू मिट्टी की सहायता से दीपावली में जो रंगोली बोलते हैं आंगन में, रंगोली गेरू मिट्टी की सहायता से, वही हम कह सकते हैं कि वो मांड रहे हैं। मांडने की बात आती सब नाही। सावन के महीने में जो गोबर होता है उससे उससे घर के सामने बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि इसको बनाने से जो तंत्र मंत्र की जो बाधा है वो कट जाती है, या फिर जो कोई बाधा करता है वो लगती नहीं है, ऐसा माना जाता है सावन आही। गोबर से जो तंत्र मंत्र की बाधा है वो ओके कट जाती है। मांडना मैंने आपको बताया कि मीना जनजाति के द्वारा किया जाता है। मांडना के बाद आते हैं सबनाही, उसके बाद आता है संजा फूली। ये कहाँ का था? निमाड़ का था संजा फूली। इसमें सिर्फ, हाँ ठीक, लिख दीजिए। क्या होता है, कोई बता सकता है? संजा क्या होता है? ये भी वही होता है, कुआर के महीने में कुआरी लड़का लड़कियों के द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र। कुआर के महीने में। हिंदी महीने के नाम पता है किसी को? बताएं।
देखिए हिंदी में 12 महीने होते हैं, नाम पता होना चाहिए। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 12 हो गए। ये हिंदी में 12 महीनों के नाम है। संजा फूली या फिर संजा लिख सकते हैं आप, इसे लिख दीजिए। मांडरा, सवनाही, संजा और होता है चित्रावन। जो विवाह के समय, चित्रावन क्या होता है, विवाह के समय में गेरू रंग की सहायता से चित्र चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन चित्र किस किस के बनाए जाएंगे? गेरू रंग की सहायता से जो है वो चित्र बनाए जाते हैं, कब? विवाह के अवसर पर। तो ये चित्र किस किस के होते हैं? पशु पक्षियों के चित्र हो सकते हैं, देवी देवताओं के चित्र हो सकते हैं, और पौधे के चित्र हो सकते हैं। पशु पक्षी, देवी देवता, और होते हैं पेड़ के चित्र। विवाह के अवसर पर जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं भित्ति चित्र, वो चित्र हो सकते हैं पशु पक्षियों के, देवी देवताओं के, और पेड़ों के चित्र हो सकते हैं। बोलेंगे कि क्वेश्चन आया था क्वार का महीना, आया नहीं था। मैं बता दूं क्वार का महीना कब कब होता है? सितंबर अक्टूबर में माना जाता है क्वार का महीना। हमने 3 प्रकार की ऋतु अगर हम पढ़े भूगोल में, 3 प्रकार की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? यूनाला। शीत ऋतु को शियाला। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु को चौमासा। यूनाला, सियाला और चौमासा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब रिवाइज करते हैं। कोई क्वेश्चन होंगे किसी के तो पूछ लीजिएगा, है ना। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे संजा, सबनाही, मांडरा, दिवासा और चित्रावन। ये संजा या संजाफुली, मतलब दोनों तो एक ही अर्थ, मैंने दोनों का एक ही लिखा, तो वही है। निमाड़ में अंतर्गत आ जाएगा पगलिया, कैशाली, भरना। थापा से संबंधित वही की जो हाथ है उसके पंचे से थापा। ठीक है। मांडरा मैंने आपको बताया मूर्धन। नागचित्र जो कि नाग पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और नाग पंचमी मैंने आपको ऐतिहासिक महत्व भी बताया उसका, और धार्मिक महत्व भी बताया कि क्या क्या मान्यता है। जिरौती के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जिरौती क्या, हरियाली अमावस्या के दिन होती है, बिल्कुल। इसके बाद आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में होते हैं सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता, अंगरोहन, चौक, गोधन गोवर्धन, और ये होता है मामूलिया। अंग, अंग मतलब शरीर, रोहन मतलब शरीर पर गोदना, ये शरीर पर लिखना, वो होता है अंगरोहन। ठीक है। गोदना टाइप का, या फिर जैसे मेहंदी उगरे लगाना, इसको भी हम अंगरोहन कर सकते हैं। रोहन का मतलब क्या होता है? जैसे कि रोहन मतलब इसको पता है? नहीं नहीं, रोहन मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अंगरोहन मतलब सजाना ही हो सकता है, फिर उस पर कुछ लिखना, ये हो सकता है अंगरोहन। तो बुंदेलखंड के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया सुरैती, मूर्ति, कोहबर, नौरता, अंगरोहन। चौक मैंने आपको बताया, चौक का महत्व भी बताया कि चौक क्या होता है। चूंकि आप लोगों ने भी बताया कि किसी भी धार्मिक कार्य या फिर किसी हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले वहां पर चौक बनाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि चौक जो है उससे कोई भी कार्य शुभ होते हैं, भगवान गणेश जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। गोधन गोवर्धन मैंने आपको ये भी बताया, गोवर्धन जो होते हैं वो बनाया जाता है, और गोवर्धन बनाने के बाद जो तंत्र मंत्र की बाधा है वो कट जाती है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बघेलखंड के अंतर्गत कोहबर, नेवरन, अंगरोहन, तिलंगा। तिलंगा के बाद मोर मुरैला, छठी चित्र और कोडर। कोहबर भी मैंने आपको बताया। नेवरन मैंने आपको बताया कि भाद्रपद माह में सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद अंगरोहन मैंने आपको बताया कि अंगरोहन क्या होता है। तिलंगा, कोयला और तिल का तेल मिलाकर जो दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाई जाती है वो तिलंगा के अंतर्गत आती है। मोर मुरैला, छठी चित्र मैंने आपको बताया कि जो बच्चे की अवस्था होती है वो पूरी अवस्था के बारे में आपको बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन जो छठी मैया है उसका जो है वो चित्र बनाया जाता है। कौन सा चित्र बनाया जाता है? भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो ये होती है छठी चित्र। छठी चित्र के बाद कोंडर, रंगीन और रंगहीन, ये भी हमने जाना। ये जानने के बाद हमने देखी बुंदेलखंड की बात करें नौरता, तो नौरता मैंने आपको बताया गेरू, मिट्टी व हल्दी से कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। कुंवारी कन्याएं क्या होती है सभी को पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। कुंवारी कन्याएं वही होती है जिसका विवाह नहीं हुआ है या फिर जिसकी शादी नहीं हुई है। उसकी जो पहले जो कन्याओं की स्थिति होती है वो जो होती है वो कुंवारी कन्याओं के रूप में कही जाती है। अगर हम बात करें सुराता, ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है, बनाई जाती है भित्ति चित्र। उसके बाद आता है मूर्ते। मैंने आपको बताया मूर्ते में जो होता है वो मोर का चित्र बनाया जाता है। आपने देखे होंगे कि मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। तो जो मोर है उसका चित्र बनाया जाता है। मोर मुरायता वो भी मैंने आपको बताया। फिर इसमें भी आ गया चौक, तो चौक वही है
जो किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत की पहले बनाई जाती है चौक। फिर वो जब आया था, मैंने कुछ कुछ डाउट आए थे क्वार का महीना क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि क्वार का महीना सितंबर और अक्टूबर में होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी के मैंने 12 महीनों के नाम भी बताया। 12 महीनों के नाम होते हैं चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। कभी कभी पूछा भी जाता है, या फिर कभी कभी हमको नॉलेज के लिए या फिर ज्ञान की दृष्टि से पता होना चाहिए हिंदी महीनों के नाम क्या है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में लिखा आता है और हम समझ नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं ये हमको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि 3 ऋतुएं भी होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। उनको तीनों अलग अलग नामों से जाना जाता है, यूनाला, सियाला और चौमासा के नाम से जाना जाता है। अब किसी की कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। किसी की कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न। हाँ, नृत्य और नाटक। चलिए, आपका प्रश्न है नृत्य और नाटक, इन दोनों में क्या अंतर होता है? नाट्य अर्थात नाटक, वही है जी। अ, जो नृत्य होता है वो भी शारीरिक रूप से किया जाता है और नाटक को भी शारीरिक रूप से, लेकिन नाटक में जो होता है विधानों का प्रभाव जो है, अगर हम हिंदी की बात करें तो नाटक जो है किसी ना किसी दृष्टिकोण से किया जाता है, मतलब नाटक का एक उद्देश्य होता है। अगर मैं आपके सामने मौलिक कर्तव्य संबंधित नाटक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जागरूकता की दृष्टि से कर रहा हूँ, आपको आपके कर्तव्य को याद दिलवा रहा हूँ। लेकिन नृत्य जो होते हैं, एक जो नृत्य किस लिए किया जाता है, मनोरंजन की दृष्टि से किया जाता है। और कुछ अ, नृत्य का एक सांस्कृतिक महत्व भी होता है, साथ ही साथ नृत्य में जो है शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन होता है। मैंने आपको बताया था अखाड़ा, उसमें भी शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन होता है, लेकिन इसमें जो शारीरिक कलाओं का प्रदर्शन होता है वो क्रमानुसार होता है। आपने देखे होंगे कि जो डांस की या फिर नृत्य की एक स्टेप बाय स्टेप होती है, मतलब वो गाना जो है गाने के अनुरूप होती है, मतलब वो डिफाइन करती है उस गाने को कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये है नृत्य। नृत्य और नाटक, आशा करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा कि नृत्य क्या है और नाटक क्या है, और आप समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए। समझ पाए? और किसी की कोई प्रश्न? किसी की भी नहीं? अगर हो तो बता दीजिए, नहीं तो एंड करते हैं। नहीं है? चलिए, आज का इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की लोक शिल्प कला। हाँ, इंग्लिश में भी सेम।